अच्छा कोई नहीं, ये तो मिल जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, ओके। सो विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म कॉल्ड रेशियो। तो रेशियो क्या होता है, हमें उसको समझ में आना चाहिए। रेशियो क्या होता है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड रेशियो? इट इज अ कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, रेशियो हमारे लिए क्या है? कंपैरिजन है। तो रेशियो इज अ कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन कैसा है? बिटवीन टू और मोर वैल्यूज, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बिटवीन टू और मोर, लेकिन कैसी? बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें? हैविंग सेम यूनिट्स। हैविंग सेम यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हैविंग सेम यूनिट। इस बात का क्या मतलब है? यूनिट सेम होने का मतलब क्या है, हमें ये समझना है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारा कंपैरिजन है 2 और 3 के बीच में, 2:3 रेशियो में लेकर 2:3। तो अब ये एक वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू, दो वैल्यू के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये 2 है तो ये 3 है। इसका क्या मतलब है? अगर इफ मान लेते हैं ए है और ये बी है, ए के पास 2 है तो बी के, अगर ए के पास 2 है तो बी के पास 3 है। देयर इज अ बिग अगर। अगर मीन्स इफ। व्हाई वी से if A is having 20, B is having 3, because it is quite possible he may be having 20, he may be having 30. So, but when you take the ratio, you get 2:3. तो असलियत में 20 था, 30 था, हमें पता नहीं। ये भी तो हो सकता है इसके पास 200 रहा हो और इसके पास 300 रहा हो सकता है कैंसिल करके आपने 2:3 बनाया हो। तो इन रियलिटी हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, लेकिन इतना कंफर्म है, इफ ए इज हैविंग 2 देन बी इज हैविंग 3। Now, A is having 2 what? Let me say A is having 2 apples. A is having 2 apples. So B must be having 3 apples. Can B have 3 oranges? No. अगर A के पास 2 हैं तो B के पास 3 है, लेकिन 2 क्या? अगर A के पास 2 संतरे हैं तो B के पास भी 2 संतरे ही होने चाहिए। अगर A के पास 2 मैंगोज हैं तो B के पास 3 मैंगोज ही होने चाहिए। अगर ए के पास 2 सेंटीमीटर का स्केल है तो बी के पास 3 सेंटीमीटर का स्केल ही होना चाहिए। इफ ए इज ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर देन बी इज ट्रेवलिंग 300 किलोमीटर ओनली। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 3 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। या ए 2 ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 3 मैंगोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सो इट इज ऑलवेज कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट्स सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? यूनिट सेम होनी चाहिए, और इसका मतलब होता है अगर, if A is having 2 then B is having 3, that is the basic meaning of ratio। इसी तरीके से मान लो 3 होता है मेरे पास, A, B और C 3 लोग हैं। if I say 2:3:5, इसका क्या मतलब है? if A is having 2 units, B must be having 3 units and C must be having 5 units. But can you say A is actually having 2? No. It may happen, it may not happen, because this is just a ratio. तो अगर A के पास असली में कितने हैं तो हम उसको हमेशा मान लेते हैं 2x, 3x या 5x। ये x क्या है? बिल्कुल से x इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर? यानी कुछ ऐसा रहा होगा जो कैंसिल हो गया होगा रेशियो निकालते समय। इट कुड हैव बीन 10, इट कुड हैव बीन 20, इट कुड हैव बीन 30, वी डोंट नो, बट इट वाज समथिंग कि जब इसकी एक्चुअल वैल्यू हमने 2x, एक्चुअल वैल्यू ये थी, जब हमने रेशियो निकाला होगा तो ये x कैंसिल, तो जो कैंसिल हुआ होगा हाइपोथेटिकली, दैट इज नोन एज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहां तक बात समझ में आती? तो हमें कई बार ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढना पड़ता है। ठीक, अब एक दो चीजें इसमें पहले और समझा देता हूं। जैसे अभी हमने देखा था 2:3, यानी अगर ए के पास 2 है तो बी के पास 3 है। नाउ दिस 2:3 इज ऑल्सो रिटन एज 2/3, लेकिन 2/3 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन।
हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो 1/2 इज अ फ्रैक्शन, 2/3 इज अ फ्रैक्शन. सो हाउ इज दिस फ्रैक्शन 2/3 डिफरेंट फ्रॉम रेशियो 2/3? अब मान लेते हैं ये नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ ये दिख रहा है. अब हमें ये नहीं पता है कि ये रेशियो है या फ्रैक्शन है. ये हमको अपने आप से क्वेश्चन को समझ के या क्वेश्चन को रीड करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने रेशियो लिखा है या फ्रैक्शन लिखा है. लेकिन इसका एसेंस और डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं. से फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर a piece of bread, let us say a loaf of bread, and let me say I am dividing this into 5 equal parts. मान लेते हैं ये इसका है, ठीक है. तो ये मान लेते हैं एक ये हो गया, ये मान लेते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में हमने एक ब्रेड को डिवाइड कर दिया, ठीक है. लेट अस से आउट ऑफ दिस 5 पार्ट्स 2 पार्ट्स कंटेन चेरी. इस ब्रेड के जो 2 टुकड़े हैं, अब ये बराबर टुकड़े हैं, पांचों बराबर टुकड़े हैं, और इसमें से 2 टुकड़े में क्या है, चेरी है. इफ नाउ माय क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड कंटेन्स चेरी? क्या बोलोगे? 2/5. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड कंटेन्स चेरी? तो आंसर इज 2/5. 2/5 यानी 2 पोर्शन कितने में से? 5. यानी इस 5 टुकड़े में से 2 टुकड़ों में क्या है? चेरी. व्हाट फ्रैक्शन, तो इसका मतलब जब हम फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं तो जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल पार्ट्स को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली सम पार्ट, मतलब ये सम पार्ट है. समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड दैट कंटेन्स चेरी. ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड डज नॉट कंटेन चेरी? 3/5. यानी 3 parts, some part which is not containing cherry, and 5 is total part. समझ में आ रहा है? तो जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका नाम, जिसको हम न्यूमरेटर के नाम से भी जानते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. तो ये मेरा है न्यूमरेटर और ये है मेरा डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर एंड नॉमेनक्लेचर का भी फर्क है और अंडरस्टैंडिंग का भी फर्क है. समझ में आ रहा है ना? बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ब्रेड कंटेनिंग चेरी टू नॉट कंटेनिंग चेरी? 2:3. अब मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ब्रेड विच कंटेन्स चेरी, which is 2 parts, and which does not contain cherry, 3 parts. Now this 2 is part of sum total. ये पार्ट है किसका? ऑफ कंप्लीट ब्रेड, ऑफ ब्रेड मान लेते हैं, पूरा ब्रेड, ठीक है. और ये 3 क्या है? ये भी पार्ट है किसका? ऑफ द सेम ब्रेड, उसी ब्रेड का. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जब हम रेशियो की बात करते हैं तो जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है वो तो टुकड़ा को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है वो भी टुकड़े को ही रिप्रेजेंट कर रही है. सो बोथ आर पार्ट ऑफ सम होल. सम होल यानी यहाँ पे ये वाला. तो टेक्निकली हम ऐसे कहें कि ये 2/5 ब्रेड में चेरी है, 3/5 ब्रेड में चेरी नहीं. अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आ रहा है. 2 में चेरी है और 3 में चेरी नहीं है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 में चेरी है और 3 में चेरी नहीं है. इसका ये मतलब है. उस केस में जब दोनों रेशियो हैं, इसको हम एंटीसीडेंट के नाम से भी जानते हैं और इसको हम कॉन्सिक्वेंट के नाम से भी जानते हैं. समझ में आ रहा है? जो पहली वाली टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो बाद वाली टर्म होती है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. लेकिन जब फ्रैक्शन होता है तो जो ऊपर वाली या पहली वाली टर्म होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो बाद वाली जो टर्म है, जो सेकंड टर्म है, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. यहां तक डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शन जब हम बात करेंगे तो पार्ट टोटल, रेशियो की बात करेंगे वो भी एक पार्ट है और नीचे वाला भी पार्ट है. लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं, यानी कि मान लो मैंने पूछा विच रेशियो इज ग्रेटर या विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो जो कंपेयर करने का तरीका होता है वो सेम होता है.
कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 1 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी मैथमेटिक्स लगानी है, वो सेम लगेगी दोनों पे, फ्रैक्शन पे और रेशियो पे सेम लगेगी, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके मतलब में फर्क हो जाएगा। ये हमें समझ में आना चाहिए, बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है रेशियो और फ्रैक्शन के बीच में, क्योंकि दिखता वो सेम है लेकिन होता थोड़ा थोड़ा अलग है। यहां तक बात समझ में आती है? नो। Now let us take what are the kind of questions that we may come across in terms of fraction. अब दो तीन चीजें इसमें समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा कि I have a number, let's say 50. I need to divide this number in the ratio of 2:3:5 मान लेते हैं। एक नंबर था, उसको मुझे 3 टुकड़ों में स्प्लिट करना है और उन तीनों टुकड़ों का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3:5। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ए होता, अगर ए के पास 2 है तो बी के पास 3 है तो सी के पास 5 है अगर, लेकिन इन रियलिटी क्या ये 2 है? नहीं। तो जब हमको इन रियलिटी नंबर लेना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं। असली में हम इसको क्या मान सकते हैं? 2x। इसको क्या मान सकते हैं? 3x। और इसको क्या मान सकते हैं? 5। अब ये एक्चुअल नंबर हो गए। ये तीनों टुकड़े हैं किसके? 50 के। ये तीनों पार्ट हैं किसके? 50 के। तो अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो ओरिजिनल पार्ट मिलना चाहिए। 50 को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा 2x, एक हिस्सा 3x, एक हिस्सा 5x। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये जो इनका जोड़ है वो मेरा ये 50 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 50 को ही तो तोड़ा था इन 3 टुकड़ों में, किसी चीज के 3 हिस्से बना दिए फिर तीनों को जोड़ दिया तो सेम आना चाहिए। तो मेरे पास कितना हो गया? ये 10x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 5। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 5। तो पहला वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 10, 2 इंटू 5, ये 3 इंटू 5 और ये 5 इंटू। अब ये 3 टुकड़े हो गए 10, 15 और 25। इसको जब हम जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 50। ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हमने वो 3 हिस्सों में, ये 3 हिस्से भी 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। अगर हमें रेशियो दिया है तो हम उसको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेंगे और जब हम उनको ऐड करेंगे या जोड़ देंगे तो मेरा ओरिजिनल नंबर मुझे मिलना चाहिए, वो हमने उसको इक्वेट कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलते ही हमने अपना आंसर निपटा दिया। एक तरीका तो ये है, कई बार ये वाला अप्रोच बेटर होता है। इसका एक और तरीका है करने का, इसी चीज को समझने का एक और तरीका है। वो क्या है? मान लेते हैं मेरे पास 50 है, आई नीड टू स्प्लिट द नंबर इज टू 2:3:5 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर 10 टुकड़े होते, ये ए है, ये बी है, ये सी, अगर ए है, ये बी है, ये सी है, अगर अगर इसके 10 टुकड़े होते तो ए को कितना मिलता? 2। यानी अगर 10 टुकड़े होते तो ए के हिस्से कितने आते? 2। लेकिन है कितने टुकड़े? इंटू 50। ये इंटू क्यों कर रहे हैं? यूनिटरी मेथड। अगर टोटल 10 टुकड़े हैं तो ए के खाते में कितने आ रहे हैं? 2। लेकिन अगर 50 टुकड़े होते तो ए के खाते में कितने आते? क्वेश्चन मार्क। यूनिटरी मेथड याद है? दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 50। तो x की वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10। हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, 2 पोर्शन आउट ऑफ 10 पोर्शन। तो 2 पोर्शन आउट ऑफ 10 पोर्शन। तो फिर मल्टीप्लीकेशन का मतलब तो फिर भी होता है। तो फिर जब हम बोलते हैं ना आउट ऑफ, तो हिंदी में या फिर हम इसको तो फिर बोल सकते हैं या फिर इसको आउट ऑफ। तो 2 आउट ऑफ 10 तो फिर मतलब आउट ऑफ। तो अगर 50 होता तो कितना होता? समझ में आ रही बात? तो उसी तरीके से इसको कितना मिलता? 3 कितने में से? 10। टोटल कितने में से? 50। और इसको कितना मिलता है? 5 कितने में से? 10 में से। और तो ये काट के हम कितना बना सकते हैं? 10। इसको कैंसिल करके 15 और इसको कितने? 25। कहने से वही वाला आ गया जो मेरा ऊपर वाला आंसर आया था, 10, 15, 25। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि टोटल पीसेस 10 है ना। अगर 2 होते तो 3 होता तो 5 होता, 2 + 3 + 5। तो ये 10 कहां से आ रहा है? बेसिकली दिस 10 इज बीइंग कमिंग फ्रॉम 2 + 3 + 5। ये वाला, ये 10 वही 2 + 3 + 5। ये 2 कहां है? ये वाला और ये वाला, 2 + 3 + 5। ठीक है। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म ये होता है कि मान लेते हैं एक वैल्यू डी है
एंड आई नीड टू स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी मान लेते हैं। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी। इसको कितना मिलेगा, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी। और इसको कितना मिलेगा, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, ऐसा किताब में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा 2 में भी हो सकता है, 3, अगर 4 होता तो प्लस डी, ऊपर जो भी होता इंटू कर लेते। तो 3 4 जो भी रेशियो हमें दी जाएगी, हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आती है? लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। A number is broken into 2 parts in such that their ratio is 2:5. The difference between the 2 parts is 15. What is the original number? Hmm, 2:5. क्वेश्चन क्या है? What is the original number? तो टुकड़े बता रही है, आंसर तो एक ही होगा। नहीं, देख, एक नंबर है, एक नंबर एन है, इसके 2 टुकड़े कर दिए अपन ने, किस रेशियो में? अगर ये 2 है तो ये 5 है। ओरिजिनल नंबर क्या, ओरिजिनल टुकड़े क्या हो सकते हैं? ये तो रेशियो हो गया। अगर ये 2 है तो ये 5 है, तो असली में कितना हो सकता है? 2x हो सकता है। ये 2 टुकड़े आ गए। अभी जो तू कह रहा है वैसे भी करवाऊंगा, बट वो कॉम्प्लेक्स है, ये इजी है। ये 2x एक टुकड़ा हो गया, ये 3x, इसका डिफरेंस कितना है? 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट हो गए। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? वो कितना दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। 5, तो पहला वाला टुकड़ा कितना है? 10, दूसरा वाला टुकड़ा 15। ये तो टुकड़े हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा? इनको जोड़ के ही तो बना होगा, है ना भाई? इनको जोड़ेंगे तभी तो ओरिजिनल नंबर बनेगा ना। तो ये कितना बन जाएगा? ये आंसर। अब जो तुम करना चाह रहे थे वो ये वाला ओरिजिनल नंबर n है, तो इसको मिलेगा, मान लो ये n है, ये 2:5 है, तो इसको बनेगा 2/7 ऑफ n, और ये टुकड़ा बनेगा 5/7 ऑफ n। इसका डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है? 15। समझ में आ रहा है? अब इसका डिफरेंस माइनस में आएगा, लेकिन डिफरेंस का क्या मतलब होता है? बड़े में से छोटा आ गया, डिफरेंस का ही मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस। तो ये बनेगा 3n/7 इज इक्वल टू 15। 3 5 से जाएगा, n की वैल्यू, तो तुम ऐसे कर सकते थे, लेकिन समझ में आना चाहिए ना, कैसे भी करो आंसर हमारा बनना चाहिए। क्लियर है? सर कहाँ पे? अच्छा, ये हाँ बोलो, यही था क्या कुछ?
सर इसको ऐसे कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 और 5x इज इक्वल टू 2y करके। नहीं, नहीं और होएगा? क्या, तुम इसको x मानोगे, ये कह रहे हो? हाँ 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 इसको x मान लिया, इसको y, तो दो टुकड़े हो गए। हाँ। हाँ, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? x 10। माइनस वाई की डिफरेंस की 15 ले ली। x माइनस वाई की वैल्यू, 15 हाँ और x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/5। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सर, मैं यही कह रहा था, 5x इज इक्वल टू 2y। हाँ हाँ हाँ, ये पुट कर दो, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। बट इसमें दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, हो तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। 5x इज इक्वल टू 2 बाई, वाई की जगह सब्सटीट्यूट करो, x की जगह सब्सटीट्यूट करो, इक्वल टू 15 करो, एक वेरिएबल निकालो, फिर दूसरा निकालो, लंबा पड़ेगा, हो जाएगा लीनियर इक्वेशन से भी। ओके सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, थोड़ा सा। डिफरेंस, मैंने पूछा तुम्हारे पास 5 सेब है, मेरे पास 2 सेब है, हमारे बीच का डिफरेंस कितना है? क्योंकि हमें डिफरेंस लेना, कर दो कोई बात नहीं, माइनस आ जाएगा लेकिन उसको प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैथमेटिकली गलत है। भाई जब अगर मैंने ऐसे लिखा 2x माइनस 5x लिखा, तो मैं इसको 3x नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा -3x। ठीक है, लेकिन हमसे जब ये वर्ड बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है बेसिकली पॉजिटिव डिफरेंस। बाय डिफॉल्ट ये इनहेरेंट है इस बात में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बताओ ये, अच्छा ये छत की हाइट कितनी है? 12 फुट होगी। अच्छा मान लो मैंने पूछा कि पानी कितने फुट पे मिलता है इस आर में? 25 से 30 फुट। तो अब क्या ऐसा कहोगे कि सर पानी तो मिल तो नहीं रहा ऊपर, पानी 25 फुट पे, ऊपर देखोगे ऐसे पानी निकाल, कैसे करोगे पानी? नीचे ही। तो जब मैंने पूछ लिया कि भी पानी निकालना है, तो ये बाय डिफॉल्ट इनहेरेंट है कि पानी खोद के ही निकलेगा, जमीन से नीचे निकलेगा। तो अगर हमने जमीन को 0 माना, तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए टेक्निकली। भाई अगर मेरी जमीन 0 है, तो मैंने कहा नीचे से हाइट कितनी है, तुमने कहा 10 फुट। मैंने कहा पानी खोदना है, पानी चाहिए, तो बोलेगा 15 फुट, 20 फुट। तो अब 20 फुट पानी मिलेगा, तो हवा में 20 फुट तो नहीं ढूंढोगे पानी, कहाँ ढूंढोगे पानी? लेकिन उसने -20 फुट तो नहीं बोला, जबकि होना तो माइनस चाहिए था, लेकिन बोला क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने बोला कि पानी निकालना है, तो ये बात इनहेरेंट है कि नीचे ही निकलेगा पानी। समझ में आ रहा है? तो जब मैंने बोल दिया डिफरेंस चाहिए, तो ये इस जब ये शब्द बोल दिया गया कि डिफरेंस चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि दोनों के बीच का गैप निकालना है अपने को। तो गैप तभी निकलेगा जब बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू माइनस, हालांकि छोटे में से माइनस करो तो भी गैप निकलेगा, लेकिन उसका साइन अलग होगा, लेकिन आपको साइन हमेशा क्या लेना है? हाँ, वो नेगेटिव में नहीं लेना, वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डिफरेंस का यही मतलब होता है। तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, इसका ही मतलब है। ठीक है, क्लियर? ओके देन लेट्स से you are carrying a dozen eggs and you happen to fall down. Some of the eggs broke and some did not break. Which of the given ratio is not possible for the broken eggs is to unbroken eggs? मैं एक बार अपने आप से थोड़ा ऑप्शंस बना देता हूं आपके लिए।
बस चलो ये 4th है सर। अच्छा चलो देखते हैं। नॉट पॉसिबल। ये इज टू मतलब ये है, ये रेश इसका मतलब ये इज टू, ठीक है। ब्रोकन इज टू अनब्रोकन, क्यों? ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 1 दर्जन अंडे ले जा रहे हो, अब पहले तो ये पता होना चाहिए दर्जन में कितना होता है, 12। तो अब कह रहे 12 अंडे ले जा रहे थे आप, तांग झांक कर रहे थे तो नीचे गिर गए, तो कुछ तो अंडे फूट गए और कुछ बचे। पूछ रहा है कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम 1:1 को देखें तो क्या 12 को 1:1 में किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बनेगी, मान लो ये ब्रोकन है और ये नहीं टूटा है, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 12, यानी कि 12 इससे डिवाइड हो रहा है, और ये 1/2 इंटू 12, दोनों पॉसिबिलिटी है, 6 और 6 हो सकता है। सेकेंड, अगर ब्रोकन और अनब्रोकन की बात करें, ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 1 क्या बनेगा 3/12, ये क्या बनेगा 2/3 इंटू 12, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 8। समझ में आ रहा है? बेसिकली जो 12 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अगर हम अगला देखेंगे तो ब्रोकन और अनब्रोकन का, तो क्या बनेगा 1:3, तो ये बनेगा 1/4 इंटू 12, और ये बनेगा 3/12 इंटू 4 इंटू 12, तो ये बनेगा 3 और ये 9, 3 टूट। लेकिन अगर आप इसको लेते हो 2:3, तो ये बनेगा 2/5 इंटू 12, तो ये डिवाइड नहीं होगा ना, और ये बनेगा 3/5 इंटू 12। अगर आप इसको करोगे भी तो ये बन जाएगा 24/5, यानी कि 4.8, और ये कितना बन जाएगा है 7.2। समझ में आ रहा है? विच इज इट पॉसिबल? क्योंकि अंडा या तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, इंटीग्रल है ना, अनलेस कि आपको सर हमारी स्पेशल मुर्गी है वो फ्रैक्शनल अंडे देती है, आपको क्या पता सर 24/5 दे सकती है मेरी मुर्गी, वो केस अगर है तो अलग प्रॉब्लम है। अदर देन दैट या तो इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय द सम ऑफ दीज वैल्यूज, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। समझ में आ रहा है? बेसिक इसका क्वेश्चन ये था, इट्स एन एग्जाम क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना है नॉट पॉसिबल पूछा था, ज्यादातर लोगों को लगा अरे ये क्या क्वेश्चन है 1:1 धड़ाक आंसर तो आ गया, आगे देखने की तो जरूरत ही नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एज vis-a-vis दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? ठीक। नाउ इसके अलावा इस टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास A:B दिया हुआ है 2:3, और B:C भी दिया हुआ है 2:3। समझ में आ रहा है ना? इसका क्या मतलब है, जब A:B का मतलब है और हमें निकालना है, मान लेते हैं A:C, फर्स्ट और लास्ट, तो एक आसान तरीका यह है कि हमें A:B दिया है और B:C दिया। A:B कैन बी रिटन एज A/B, B:C कैन बी रिटन एज B/C। इफ यू मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होके मेरा A/C आ जाएगा, विच मीन्स A:C आना चाहिए। अब लेकिन अगर हमको देखें A:B की वैल्यू 2/3 है ना, B:C की वैल्यू भी 2/3 है, तो मैं मल्टीप्लाई, इस केस में तो ये B कैंसिल हो गया, यहां तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन ये क्या आंसर आएगा? आएगा। देखो क्यों आएगा, B कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी शक्लें सेम है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, इसलिए कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शक्लें सेम नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अच्छा, अगर मैं ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो कट जाएगा टेक्निकली तो। लेकिन इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 2 कोई फर्क पड़ेगा इस रेशियो पे? बट लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे तो 2 into 3 शक्ल सेम है, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? यानी मेरा आंसर आ जाएगा 4:9। और अगर ये सारा ना करें तो क्या आंसर आएगा? A/B क्या था 2/3, B/T क्या था 2/3। ये सब कुछ ना करें, सीधा मल्टीप्लाई कर दें जैसे हमने यहाँ किया था, तो भी आंसर 4:9 आएगा। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आंसर आएगा। अभी करते हैं, ठीक है।
अच्छा मान लेते हैं एक और होता, C/D भी होता, उसकी वैल्यू भी मान लेते हैं C/D, उसकी वैल्यू भी 2:3 है। अब और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। तो ये देखो अच्छा तुम्हें तो दिख नहीं रहा होगा, कॉपी में लिखो, A/D निकालना है हमने, A/B लिखो, A/B इंटू B/C इंटू C/D, लिख सकते हैं ऐसा। अब B कैट कट जाएगा, C कट जाएगा, A/D बचेगा, उसको अपन A/D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब इसको 2/3 2/3 2/3 लिखो, हाँ 2 मिनट वेट कर लो कोई नहीं, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिख लिया। अब देखो कट तो नहीं रहा, टेक्निकली हम काट सकते हैं, एडजस्टमेंट करके काट सकते हैं, बट हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पिछले एग्जांपल में आया था आंसर, वैसे भी इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है, 8/27। तो A/D की क्या वैल्यू आ गई, 8:20। समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर आपको ऐसे रेशियो दिया हो A/B, B/C, C/D, D/E ऐसे कुछ भी दिया हो, और आपको फर्स्ट और लास्ट रेशियो निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले। अगर कोई कट पिट जाए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ऑल वी हैव टू डू इज सिंपली मल्टीप्लाई। तो मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट और द लास्ट। बट कोई जरूरी तो नहीं है इतना आसान क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये तो सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे वो पूछ रहा है सर A/B/C आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है A/B/C/D भी आ सकता है, और उसको हम कैसे करेंगे मैं अभी भी समझाता हूँ। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं तो जनरेटर चलाते हैं। हाँ जी ऑनलाइन, समझ में आया? यस सर। ठीक सर आज सिर्फ रेशियो कराओगे, आगे प्रोपोर्शन और वेरिएशन नहीं करेंगे, प्रोपोर्शन वेरिएशन करेंगे। हाँ सारा करा दोगे? हम लोग एक बैकअप की क्लास है तो एक ही क्लास में हो जाएगा, देखेंगे। Okay. मेरे ख्याल से वेरिएशन ना हो, लेकिन प्रोपोर्शन तो करवाऊंगा ही डेफिनेटली। मेरे को क्योंकि मेनली वेरिएशन का बैकअप लेना पड़ेगा। तो या तो 1 घंटे आधे घंटे बाद ज्वाइन कर लेना, फिर से पौने घंटे बाद आ जाना, लॉग इन कर कोई ना, लेना। मैं देख लगा ही लेता हूँ। ठीक है हाँ। बुक दो, तब तक एग्जाम्पल्स कर लेते हैं दो। यहाँ पे ना लाइट चली गई इसलिए प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, तो 2 मिनट में एक बार क्वेश्चंस दे देता हूँ, तब तक लाइट आ जाएगी, फिर हम आगे पढ़ लेंगे इसको कैसे करना है। ठीक है 2.01 2.2 2.3 2. ये सब हम कर सकते हैं। मॉनिटर चला दिया उसने लगता है। वैसे तो ये प्रोजेक्टर चल जाना चाहिए इन्वर्टर पे थोड़ी देर, तो आधा पौना घंटा। ना अभी क्लास में मत ट्राई कर, क्लास के बाद ट्राई कर लेना। अभी लाइट आ जाएगी, आ गई लाइट, सही है इसका चक्कर। ओके अभी हमें करना है A/B/C/D। आ गई लाइट, चलो ठीक है। अब मान लेते हैं हमें A/B दिया हुआ है, B/C दिया है, C/D दिया हुआ है, और हमें निकालना है A/B/C। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें तो B इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 3, है ना, और अगर मैं सेकंड वाले केस में देखूं तो B इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 2। और A/B/C के अंदर मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो B है वो A के साथ भी है, और वही वाला B C के, तो मतलब B को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ताकि A के साथ भी एडजस्ट हो जाए और वो C के साथ भी। अब अगर हम ध्यान से देखें A/B,
अगर ए 2 है तो बी 3 है, और अगर हम B/C देखें तो अगर ये 2 है तो ये 3, मतलब वी वांट टू मेक श्योर B इज सेम, सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग बाय 2 ताकि B और 2 into 3 6 हो जाए, एंड आई कैन मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग बाय 3। अब क्या होगा, A/B की वैल्यू 4:6 है और B/C की वैल्यू 6:9 है। इसका मतलब है जब A की वैल्यू 4 है तो अपन B की वैल्यू 6 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, और अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट जब B की वैल्यू 6 है तो C की वैल्यू 9 लिखी जा सकती है। आ रही बात समझ में? तो अब A/B और B/C मैच कर जाएगा। अगर आप A/B की वैल्यू देखोगे तो क्या बनेगी, 4:6 विच इज 2:3, और अगर आप B/C की वैल्यू देखोगे तो भी ये 2:3 है, यानी जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है और मेरी तीनों की रेशियो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4:6:9। और अगर आप A/C की वैल्यू देखोगे तो क्या बनेगा, A और C की वैल्यू, A और C की वैल्यू, A और C कितना बन रहा है, 4:, ध्यान से देखो ऊपर हमने जो A/C की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन जब किया था 4:9 आया था, ये मैच कर रहा है यहाँ पे, ABC आ गया और A/C। क्लियर है यहां तक? तो अब लेकिन मेरे को चाहिए A/B/C/D भी चाहिए। तो अब A/B/C तो आ गया, कितना आ गया, 4:6:9, लेकिन C/D की क्या वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 2:3। तो अब यहाँ पे जो C है इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 9, और यहाँ पे जो C इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 2। हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा बनाने के लिए, कॉमन बनाना पड़ेगा, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2 एंड उसको क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो अब मैं अगर A/B/C देखूं तो ये बनेगा 8:12:18, और नीचे अगर मैं C/D को देखूं तो ये बनेगा 18:20। अब C की वैल्यू 18 आ गई, तो अब अगर मैं A/B/C/D लिखूं तो इसकी वैल्यू 8 है, तो इसकी वैल्यू 12 है, तो इसकी वैल्यू 18 है, तो इसकी वैल्यू 27 है। ये मेरा रेशियो है। अब अगर मैं A और D की बात करूं जो हम पिछले ओरिजिनल क्वेश्चन में कर रहे थे, तो आंसर क्या आ रहा था, 8:27, यही आ रहा था, 8/27। यहाँ पे देखो A/D। इस तरीके से हम A/B/C/D/E/F ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस रेशियो में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, कुछ टर्म्स हैं, हालांकि वर्ड्स हैं, उसके मतलब हमें पता होने चाहिए। जैसे कि एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, जैसे कि मेरे पास 4:6 है, ये मेरा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, क्योंकि 4:6 मतलब ऐसा जिसको हम लिख सकते हैं 2:2 और 2:3। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कैंसिल दिस 2। समझ में आ रहा है? सो 2:2, नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड रेशियो, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर मैं भी ये भी कह सकता हूं कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कोई भी फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो। ऐसी एक चीज होती है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट यानी 4/6 जो है इज एन इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, यानी किसी भी रेशियो में अगर हम कुछ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते हैं, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, जिसका HCF 1 ना हो। अगर 1 हो गया, कॉमन कोई फैक्टर नहीं बचा, तो क्या बनेगा, वो स्टैंडर्ड। अदरवाइज वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसका, स्टैंडर्ड का। समझ में आ रहा है, वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट। ये नॉमेनक्लेचर है समझ, इक्विवेलेंट रेशियो। ऐसे मान लो मैंने पूछा कि डुप्लीकेट रेशियो निकालना है अपने को, बिल्कुल डुप्लीकेट रेशियो किसका, मान लेते हैं A/B का डुप्लीकेट चाहिए, तो क्या बनेगा, A²:B², इसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। ऐसे ही मान लो हमारे पास आ गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, रिपीट कर दिया उसी रेशियो को, ट्रिप्लीकेट 3 बार कर दिया। जैसे बोलते हैं ना
डुप्लीकेट का माल है, ओरिजिनल का डुप्लीकेट, सेम रिपीट नहीं कर देते, हाँ कॉपी टाइप उसको। ऐसे ट्रिप्लीकेट है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ठीक है। ऐसे एक टर्म आता है सब डुप्लीकेट, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए इज टू अंडर रूट ऑफ बी, समझ में आ रहा है, सब डुप्लीकेट। ऐसे ही बनेगा मेरा सब डुप्लीकेट, ठीक है। ऐसे ही हमें एक चीज होती है, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। मान लेते हैं, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मान लो ए इज टू बी है और सी इज टू डी है। कंपाउंड रेशियो होता है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। कंपाउंड करना मतलब सर्फ मल्टीप्लाई, जैसे हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया, सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई किया, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज, उसको मल्टीप्लाई करना। ये नाम है, समझ में आ रहा है, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इक्विवेलेंट, स्टैंडर्ड एंड कंपाउंड रेशियो, ये सारे रेशियोज के नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको रेशियोज के सारे एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल्स भी करवाए हैं। यहां तक बात समझ में आती है सभी को, ठीक है, रेशियो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है प्रोपोर्शन। सर स्क्वायर से हाँ स्क्वायर जी, तो कटता तो नहीं है ना, क्या स्क्वायर से चीज? स्क्वायर कटता तो नहीं है सर? नहीं नहीं, कट नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर अलग अलग चीज का है ना। ओके सर। हाँ, मान लो ये 3 का स्क्वायर है और नीचे 4 का स्क्वायर है, तो कुछ कट नहीं सकता, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, ये 16 है, कुछ नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। हाँ, इसका अंडर रूट करोगे, इसका मतलब इसका अंडर रूट होएगा, फिर निकल सकता है 3/4, ठीक। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है, इट इज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। मतलब क्या है, स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय रेशियो, a is to b is a रेशियो, एंड देयर इज अनदर रेशियो c is to d, दो रेशियोज हैं। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है, समझ में आ रहा है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इस बात को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इक्वलिटी की जगह हम ऐसा 4 बिंदी लगा देते हैं, इस ये जो साइन है ना, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, समझ में आ रही बात। अब a is to b को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a by b इज इक्वल टू c by d भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीजें प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, समझ में आ रहा है। अब ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि इन दोनों चूंकि इक्वल टू है, तो क्या मैं लिख सकता हूं a इंटू डी कैन बी रिटन एज b इंटू सी। अब अगर मैं a इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d की बात करूं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के बराबर है, a इंटू डी इज इक्वल बी इंटू सी। इन जो दूर वाले बोलते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब जो दूर दूर होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और मीन्स क्या है, ये।
सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मींस ऐसा आपको लिखने को देखने को मिलेगा, बट ये कोई नई चीज नहीं है ये, और इट इज सिंपली द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a by b इज इक्वल टू c by d क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और तो हमने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस, एक चीज तो ये। दूसरा, हमारे पास मान लेते हैं लिखा हुआ है a is to b is proportional to c is to d, तो जो पहले वाला है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? First proportion, second proportion, third proportion, and fourth proportion. First and fourth are known as extreme values. Second and third will be known as mean values. यहां तक बात समझ में आती है? Now, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लेते हैं 3 proportions given are 2:2, 2, 3 and 4, ठीक है? Find fourth proportion, हमें निकालना है। कैसे करेंगे? हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि 3 प्रोपोर्शन दे तो दिए हैं, बट क्या ऑर्डर वही है? हाँ, जब हमें कुछ ना दिया हो, सिर्फ प्रोपोर्शंस दिए हो, तो हमें उसी ऑर्डर में उसको मानना है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है इसमें? सेकंड और थर्ड और फोर्थ निकालना है, जो कि x है, जो कि 6 आएगा। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट को मानेंगे 2 इज प्रोपोर्शनल टू 3 इज प्रोपोर्शनल टू 4 इज टू x। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होगा, तो कितना बन जाएगा? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लेते हैं मैंने कहा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फिर क्या करते हैं? अब इसी ऑर्डर में फर्स्ट वाला क्या है? 2, सेकेंड वाला क्या है? 3 इज प्रोपोर्शनल टू, थर्ड क्या है? x, उसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा? 4। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, so 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 8/3। ऐसे ही अगर आपसे सेकंड पूछ लिया जाता तो ठीक है, फर्स्ट पूछ लिया जाता तो 4 बजे जाना था। चलो ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब ऑर्डर हमें जो दिया है उसी ऑर्डर में हमें कंसिडर करना है। क्लियर है? ये बात समझ में आती है? मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया है, मान लेते हैं मैंने कहा a is to b is proportional to b is to c। ठीक, ये कौन सा प्रोपोर्शन है? फर्स्ट, वेरी गुड। ये कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा है? ये भी सेकंड। और ये कौन सा है? इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन ये कंटिन्यू हो गया सेम, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है? तो इट इज नोन एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब अगर हम 3 ही प्रोपोर्शंस हैं हमारे पास टोटल, तो इसका मतलब है हमें बाय डिफॉल्ट हमें क्या समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ प्रोपोर्शन कैसा है? कंटिन्यूड। एग्जामिनर नहीं बताएगा हमें, वो हमें अपने आप से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। नाउ एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन गिवन इज गिवन दैट 2 proportions are 2 and 3, find third proportion
ठीक है, तो अब दो दिए हैं और तीसरा निकालना है, इसका क्या लॉजिक, क्या इंटरप्रिटेशन क्या है? हाँ, ये कंटिन्यूड है, इसका मतलब ये कैसा है, कंटिन्यूड है। तो फर्स्ट बनेगा 2 proportional to 3 is proportional to 3 is 2x। फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, देखो कंटिन्यूड है ना। क्यों कंटिन्यूड है, कैसे पता चला? क्योंकि प्रोपोर्शन में तो 4 होने चाहिए थे, और 4 होते तो 3 पता होंगे तभी एक निकलेगा, लेकिन इसने 2 ही दिया है और तीसरा पूछ रहा है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये कैसा होना चाहिए, लॉजिक क्या कह रहा है कि ये कंटिन्यूड होना चाहिए। तो कंटिन्यू कौन सा होगा, सेकंड वाला। फर्स्ट क्या है 2, नेक्स्ट क्या है 3, फिर बाद में फिर क्या आएगा 3। इसके ऊपर देखो, ये दिख रहा है, ये फर्स्ट है, ये और ये, तो 2 सेकंड है, फिर थर्ड, तो ये फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड प्रोडक्ट। उसको सेकंड नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा फाइंड मीन प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसका बोलेगा फाइंड मीन प्रपोर्शन। अब मीन वैल्यूज कौन सी होती हैं, बीच वाली वैल्यूज। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यूज। इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट को क्या लोगे 2, अगली क्या लोगे x इज प्रोपोर्शनल टू x इज टू 3, इन दोनों का प्रोडक्ट इनके बराबर आएगा प्लस माइनस। समझ में आ रहा है, तो ऐसे होगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, मतलब ऐसा एग्जामिनर हमें बताएगा नहीं कि भाई ऐसे लिखो। उसने 2 दिया है तो हमें अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूड है, फिर ये दिमाग लगाना पड़ेगा कंटिन्यूड में क्या है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो वैल्यू वो पूछ रहा है उसकी जगह एक्स लिखना है अपने को, बची हुई वैल्यू को उसी ऑर्डर में लेना है जिस ऑर्डर में उसने लिखा है क्वेश्चन के अंदर, फिर हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में यहाँ तक? कंटिन्यू, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने अभी पूछे हैं इसमें। जैसे ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, इसके अंदर भी कुछ 2-3 चीजें होती हैं, मैं वो आपको समझा देता हूं। लिख लिया सभी ने ये? जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ये प्रोपोर्शन है a is to b is proportional to c is to d, या हम इसको a by b is equal to c by d। ठीक है, अगर मैं दोनों को उल्टा कर दूं तो क्या मेरी प्रोपोर्शनैलिटी या इक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? 1/2 इज इक्वल टू 3/6 है, मान लेते दोनों को उल्टा कर दिया तो 2/1 हो गया और ये 6। क्या इक्वालिटी में कोई फर्क है? नहीं। या प्रोपोर्शनैलिटी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी भी तो इसी को बोलेंगे, 2/1 इज प्रोपोर्शनल टू 6/3। क्या फर्क है, एक ही बात है। प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी तो एक ही है ना। प्रोपोर्शनैलिटी हालांकि रेशियो में फर्क पड़ गया मैंने, लेकिन रेशियो नहीं बोला, प्रोपोर्शनैलिटी में फर्क है नहीं। तो इसका मतलब a by b इज इक्वल टू c by d है, तो अपन इसको b by a इज इक्वल टू d by c भी कर सकते हैं उल्टा, तो भी इक्वालिटी तो सेम रहेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्ट एंडो। इन्वर्ट करने का मतलब उल्टा, तो ये इन्वर्ट करने से आ गया इन्वर्टेंडो। समझ में आ रहा है क्या आ गया? इन्वर्टेंडो। क्लियर है? ऐसे ही मान लेते हैं a by b इज इक्वल टू c by d है। इस c को मैं नीचे ले जाऊं, b को ऊपर ले जाऊं, तो प्रोपोर्शनैलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू 3/6 था, मैं चाहता हूं 3 को नीचे ले जाऊं तो 2 पर चला जाएगा, तो ये बनेगा 1/3 और ये बनेगा 2/6। क्या इक्वलिटी है, मेंटेन्ड है? उसी लॉजिक से इसको भी क्रिस क्रॉस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 इज इक्वल टू 3/6, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा 6/2 और ये बन जाएगा 3/1। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी क्रिस क्रॉस करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है,
इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेटिंग पोजीशन, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या बन गया ये ऑल्टरनेंडो। तो ऑल्टरनेटिंग पोजीशन हो गई, तो इसलिए ऑल्टरनेंडो बोलते हैं। बस कहने का नाम है, पता होना चाहिए भाई, उल्टा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे क्रॉस कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑल्टरनेंडो। ऐसे ही मान लेते हैं मेरे पास a बाई बी है और यहाँ पे c बाई डी है इक्वल टू, अगर मैं दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरी इक्वेशन पे, क्योंकि इवेंचुअली कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी बाई बी एलसीएम लेके इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी। समझ में आ रहा है? लिखा जा सकता है, क्योंकि +1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पोडेंडो। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पोडेंडो। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं मेरे पास यहाँ a बाई बी है, यहाँ पे मेरे पास c बाई डी है, दोनों इक्वल है। इसमें से -1 कर दिया, इसमें से -1 कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? तो अगर इसको बोले, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी अपॉन बी बनेगा, दिस इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिविडेंडो। डी कर दी मतलब, हाँ तो डी रहेगा। उधर भी तो बी है, समझ में आ रहा है? करूं, करके दिखाऊं फिर से। इसको बोलते हैं डिविडेंडो, मतलब -1 माइनस करोगे तो एलसीएम 1 बनेगा, 1 बाय 1, तो एलसीएम डी बनेगा, तो सी माइनस डी बनेगा। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब किसको, यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी था, और यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी अपॉन बी था इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी था। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, LHS और RHS को, ठीक है, तो ये b से ये b कट जाएगा, ये d से ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस बी बाय a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय, समझ में आ रहा है? हमें दिया क्या हुआ था, हमें दिया हुआ था a बाय बी इज इक्वल टू सी बाई, तो हम इसको a प्लस बी बाय ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसको c प्लस डी बाय सी माइनस। इस प्रोसेस को कहते हैं अप्लाइंग कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो। इसको कहते हैं अप्लाइंग कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये इसके नॉमेनक्लेचर है। बताइए, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोडेंडो, डिविडेंडो एंड कॉम्पोडेंडो। ऐसा कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कॉम्पोडेंडो क्या डिविडेंडो क्या, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा रेशियो है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ few more important things. For example, हमें ऐसा दिया गया है a is to b is to c is to d is to e is equal to 2 is to 3 is to 4 is to 5 is to 6 मान लेते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझेंगे हम? इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट मान सकते हैं, मान लो a is to b is equal to 2 is to 3 था, इसका क्या मतलब है, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू, अभी तो यही कर रहा था ना हमने, मान लो a is to b ऐसा था, 2 is to 3 यही लिखा था, तो अगर इसका मतलब ये 2x है तो ये 3x है। सो दैट मीन्स आई कैन टेक दिस एज a इज इक्वल टू 2x लिखा जा सकता है, b इज इक्वल टू 3x, c इज इक्वल टू 4x, d इज इक्वल टू 5x एंड e इज इक्वल टू लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है समझने का। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लो a बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 3 इज इक्वल टू c बाई 4 इज इक्वल टू,
और जो मैंने x लिखा है वो इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं अपन। ये वाला समझ में आया? ये a इज, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास a इज टू b दिया हुआ है 2:3, तो मैं इसको लिख सकता हूं a/b इज इक्वल टू 2/3 लिख सकता हूं। इन्वर्टेंडो लगाऊं एक बार या ऑल्टरनेंडो लगाऊं, ये नीचे ऊपर a/2 इज इक्वल टू b/3। ये दो में था, ये सब में लगा रखा है। अब बस ये मैं समझा रहा हूं कि एक तरीका तो ये लिखने का, दूसरा जब ऐसा रेशियो दिया हो a:b:c, तो a को इससे डिवाइड करो, b को इससे, ये सब इक्वल होंगे आपस में। चूंकि ये सब आपस में इक्वल हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इक्वल टू x मान लो, तो a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू x, तो a की वैल्यू 2x, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 2x। ये भी तो इक्वल x के, तो यहाँ पे क्या आएगा b की वैल्यू 3x। ये भी तो इक्वल x के, c इज इक्वल टू 4x। ये भी तो इक्वल है, d इज इक्वल टू 5x, e इज इक्वल टू 6x। चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, क्योंकि कई बार ऐसा लिखा हुआ जब आ जाता है ना, तो हमें हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता आप करें क्या, इसलिए समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये है एक ही चीज, बट हमें वो सारी वेराइटीज जो दिखेंगी तो हमें कंफर्टेबल होना चाहिए कि हाँ ये चीज वही है, लिखने का तरीका उसने अलग अलग किया है ना। अननोन होती, कोई जरूरी नहीं है 10 है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, वो दिया होगा, ऐसे ही समझा रहा हूं। इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं अभी बताता हूं। मान लेते हैं यही डेटा दिया हुआ है अपने को, मान लेते हैं ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये दे रखा है, अच्छा अच्छा है ना, कोई नहीं, मैं डाउट क्रिएट करूंगा ना अभी। क्या अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना अब आपसे। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड a प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन है बंदे का मतलब, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। बोलो कौन सा करेक्ट है? थर्ड वाला ना, हाँ।
ये सारे करेक्ट है। अब इसको बताता हूं, देखो इस चीज को हम लिख सकते हैं a/2 है क्या, हटा दें तो क्या मतलब, कुछ तो होना ही चाहिए, क्या करूं, कहीं इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी ना। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। शॉर्टकट ये है कि जब आप न्यूमरेटर की कोई भी लोगे ना वैल्यूज, और करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू लोगे, तो जो नया रेशियो बनेगा ना वो इसी ओरिजिनल रेशियो के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो रेशियो है ना, मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया, a+b कर दिया, तो a+b यहाँ कर दिया, और नीचे वाला भी सेम लेना है 2+3, तो इस सब का जो रेशियो है ना वो इस रेशियो के यानी x के बराबर, मान लो ये x होता, मान लेते हैं, तो x के बराबर हो जाता है ये। अब मान लेते हैं तीन तीन जोड़ दिया तुमने, ऊपर वाला 3 जोड़ दिया a+b+c, तो नीचे वाला भी वही 3 जोड़ा 2+3, तो इसका जो नया रेशियो बनेगा ना इस ओरिजिनल रेशियो के बराबर होगा। अब मान लेते हैं आपने 2 को जोड़ दिया, 1 को घटा दिया, घटाने का मतलब क्या है, -1 यहाँ मल्टीप्लाई करना, -1 और जोड़ दिया, घटाने का तो सिर्फ यही मतलब है ना, यहाँ -1 तो ये कर दिया, तो नीचे भी करना पड़ेगा 2+3 -4, तो इसका रेशियो ओरिजिनल रेशियो के बराबर आएगा। अब इसमें क्या किया मैंने, देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसमें 3 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसमें 4 इसमें 5 है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले को जोड़ा, नीचे वाले को जोड़ा, तो ओरिजिनल रेशियो के बराबर आएगा, और ओरिजिनल रेशियो a/2 तो है ही है ओरिजिनल रेशियो, तो ये सारे ट्रू हो जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ, और मान लेते हैं मेरे पास 1/2 = 3/6 = 4/8 = 5/10 मान लेते हैं, है सारे बराबर है। अब आप कोई भी ऊपर वाला ले लो, मान लो अपन ये तीनों ले लिया, इसका रेशियो ले लिया 1 + 3 + 4, तो नीचे वाला भी यही लेना पड़ेगा 2 + 6 + 8 10। अब इसको सॉल्व करो, कितना 8/16 जो 26 8/16 आ गया, वापस 1/2 आ गया, ओरिजिनल रेशियो के बराबर आ गया। मान लो मैंने यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूँ ऊपर नीचे, अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये बनेगा 4 - 5, ये बनेगा 8 - 10, ये आएगा -1/-2, वापस ओरिजिनल रेशियो आ गया। अब चाहे तो मैं इसमें 6 ऊपर मल्टीप्लाई करूं, 6 नीचे मल्टीप्लाई करूं, और इन दोनों को जोड़ दूं, और इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 + 6 × 4 आएगा, और नीचे बनेगा 6 + 6 × 8, यही बनेगा 24, 3 + 24 बनेगा, और ये 6 + 48 बनेगा, तो ऊपर बनेगा 27, नीचे बनेगा 54, रेशियो वापस 1/2 आ जाएगा। ये लॉजिक है इसका, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, खूब कॉम्प्लेक्स सा दे दिया, a+b+c, पता नहीं दिमाग खराब कर दिया, बट है कुछ नहीं। ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो है उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाली वैल्यू, उसका रेशियो ओरिजिनल रेशियो के बराबर होगा, आंसर सारे मैच कर जाएंगे। ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। सर हाँ जी, सर इसमें जैसे a+b हो रहा है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में तो नहीं काम करेगा ना, ये a × b। ना 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 ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन बस, और कोफिशिएंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, क्योंकि वो उससे वो इक्विवेलेंट रेशियो बना सकते हो उसका, और फिर ये काम कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं बनेगी बात। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आया? अब हम आते हैं वेरिएशन पे। और क्या बैकअप है उसमें, क्या है, और आराम से करा रहा हूँ, ऐसे मत सोचना समझ नहीं आ रहा तो अपन धीरे कर देंगे, और धीरे से धीरे वैसे क्या होगा, बट हाँ, तो आज हो जाएगा तो पूरा दिन, और कल फिर कुछ, कल हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंटिन्यू करना है, तो एक हफ्ता तो है ना पूरा पढ़ने के लिए, पढ़ो। इसके बाद आते हैं हमारा वेरिएशन पे। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है
चेंज। सो हमारे दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनवर्स। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनवर्स। तो डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। डायरेक्ट वेरिएशन होता है अगर एक चीज बढ़े और दूसरी चीज भी बढ़े। इफ वन वैल्यू इंक्रीजेस द अदर वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसको वेरिएशन का साइन है ये, प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ये साइन किसका है? सॉरी, प्रोपोर्शनैलिटी बोलना, वेरिएशन, ये डायरेक्ट। उसी तरीके से अगर एक चीज कम हो दूसरी चीज कम हो तो ये क्या बनेगा? ये भी डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट कोरिलेशन है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी दूसरी चीज भी कम होगी, तो इसको डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसको डायरेक्ट वेरिएशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस एंड स्पीड, मान लो टाइम इज कांस्टेंट, टाइम फिक्स है। अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कम स्पीड से। उल्टा भी ट्रू है, टाइम फिक्स है, ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो ज्यादा दूरी तय करोगे, कम स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो कम दूरी तय करोगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन। और क्या हो सकता है? ज्यादा पढ़ाई ज्यादा मार्क्स, कम पढ़ाई कम मार्क्स। अच्छा, ज्यादा डिमांड ज्यादा सप्लाई, कम डिमांड कम सप्लाई। ज्यादा पढ़ाई, इनवर्स वेरिएशन, कंसंट्रेशन का फर्क है। ज्यादा वर्क ज्यादा हेल्दी, कम वर्क कम हेल्दी है। दिन में डिपेंड करता है नहीं, लेकिन जब हम वेरिएशन पढ़ते हैं तो हम बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई ज्यादा पढ़ाई तो ज्यादा मार्क्स, तो हम बाकी सब कुछ कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन पूरा है, ध्यान वहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं कल दिल टूटा था आज पढ़ाई कर रहे हो तो नंबर तो नहीं आएंगे उसमें, तो ध्यान तो कहीं और ही है, तो नंबर कम हो जाएंगे। तो डायरेक्ट, तो इसके अंदर हमारा कंसर्न क्या है कि बाकी जैसे हमने डिस्टेंस और स्पीड जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमने टाइम को कांस्टेंट माना है। अब आप बोलो सर मैं तो गाड़ी धीरे चलाऊंगा, मैं तो 10 घंटे में दिल्ली पहुंचूंगा, मेरी मर्जी भाई। तो फिर अब 10 घंटे में पहुंचो, टाइम चेंज कर दिया, उसको 3 ही घंटे में पहुंचना है तो भाई उसको स्पीड रखनी पड़ेगी, डिस्टेंस क्योंकि ट्रेवल करना है आपको, ये 10 घंटे में तो चलूंगा और फिर भी इससे धीरे चल के भी पहुंच जाऊंगा, वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि टाइम चेंज कर दिया। लेकिन अगर आपको भी 3 घंटे में ही पहुंचना है तो फिर आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल होता है। उसी तरीके से एक होता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स का मतलब चेंज। कैसा चेंज? इनवर्स चेंज, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा। इफ वन वैल्यू इंक्रीजेस द अदर वैल्यू हैज टू डिक्रीज, इफ वन वैल्यू डिक्रीजेस द अदर वैल्यू इंक्रीजेस। ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड नहीं, स्पीड एंड टाइम। प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यहां से दिल्ली फिक्स है, दूरी फिक्स है। स्पीड ज्यादा चलाओगे तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड से चलोगे ज्यादा टाइम लगेगा। कम टाइम में पहुंचना है स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम में पहुंचना है स्पीड कम करनी पड़ेगी। इनवर्स क्या? प्राइस और डिमांड इनवर्स है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होएगा। अच्छा, इनवर्स है, अच्छा। पता नहीं उसमें नहीं, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी ना, वही कह रहे हैं। हाँ, तो बस यही इनवर्स होता होगा, बचा हुआ नहीं होगा ना। इसमें भी चक्कर होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक का चक्कर बढ़ता है ना, चक्कर पड़ेगा ना, तो उसको फिक्स मान लेते हैं अपने फेवर में। भाई मैंने फीस कहा कल से 2 लाख रुपए, तुम आते तो भाग जाओगे या कम आएंगे। तो प्राइस बढ़ गई तो बोले नहीं, कैट कूट नहीं करना हम तो ना करते जी।
तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होने की संभावना है, प्रोवाइडेड दैट डिमांड इज इलास्टिक या इनइलास्टिक जो भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। हाँ कुछ करेंगे, लेकिन कम हो गया, खत्म थोड़ी ना होगा, कम हो गई है, खत्म तो नहीं हुई ना। हाँ हाँ, तो उसमें तो ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम इसमें, ये सिर्फ हमें चेंज दिखा रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर फीस 2 लाख कर दी तो कितने बच्चे नहीं आएंगे, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि सॉल्व तो वहीं से प्रॉब्लम आएगी। अभी क्या है कि जो चेंज होता है वो सिर्फ एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन रियलिटी तब पता लगती है जब इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। मैंने ये कहा कि सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि भाई सर्कल का अगर मैंने कुछ डाया बनाया है, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है कि अगर इसका डाया छोटा है तो सरकमफ्रेंस भी छोटा है। ये छोटा है, थोड़ा सर्कल बड़ा होगा तो डाया बड़ा हो जाएगा, और सर्कल बड़ा होगा तो डाया और बड़ा हो जाएगा। इस बात से तो सिर्फ यही पता लग रहा है ना कि बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो। लेकिन असली मजा तो है तब जब बोलो कि सर डायामीटर तो 10 सेंटीमीटर रखना है मुझे, ये बताओ सरकमफ्रेंस कितना होगा। समझ में आ रही बात? तो एक्चुअल आंसर तब मिलता है जब हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन। एक्चुअल आंसर कब मिलता है, जब हमारे पास होती है इक्वेशन। अब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो ठीक है भैया, लेकिन कितना? मान लो मैंने कहा कि जी मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचूंगा, तो अब बताओ मुझे दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सवाल का जवाब है, ठीक है। ये वैसी वाली बात है, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सर। कितना कर रहे हो? कर रहे हैं सर। तो कुछ क्वांटिटी, इससे मेरे को कोई रिलेशन, कोई आंसर थोड़ी ना मिल रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे को तब मजा आएगा जब तुमको, हाँ सर, हाँ कल हमने 6 घंटे पढ़ाई करी थी, 6 घंटे 20 मिनट पढ़ाई करी पूरी, तो मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू मिली, क्योंकि एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब है कि जो मेरा वेरिएशन है वो एक जनरलाइज्ड आइडिया है, उसको स्पेसिफिक आइडिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। जितने भी आप मैथ्स में या साइंस में फॉर्मूले पढ़ते हो, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, याद है? G इज इक्वल टू कैपिटल G M मास ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस, H इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, कुछ वंस अपॉन ए टाइम जब हम 7th 8th 9th 10th पास करी थी, तो ये सब था हमारे पास। हाँ 10वीं में ही था। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, नई नई बात कर रहा हूँ, बहुत पुराना नहीं है। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2AS, ये सब कुछ कुछ है। ये 10वीं में था, साइंस में, मैथ्स का कोई लेना देने। हाँ क्लास 10 साइंस फिजिक्स का, उसमें कौन सा चैप्टर का नाम क्या था? ग्रेविटेशन नहीं। हाँ। अब भाई 10वीं में सबने पढ़ी है, ये मत बोल कि सर मैंने तो नहीं पढ़ी है। तो 10th तो बाईपास तो नहीं करा तूने? 10th किया है ना, तो 10th, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, जो 10th तक पढ़ा है हमने वही किया है? इसका अच्छा, तो अब क्या है कि इस बात से ये साइंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। जैसे जी कैसे निकाला होगा कि धरती का पुल कितना है, ये ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटेशनल पुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लेनेट। उन्होंने देखा भाई प्लेनेट बड़ा है तो उसका जो पुल है वो ज्यादा, ये ऑब्जर्वेशन की है टेलीस्कोप से देख देख के कि बड़ा मास है तो बड़ा पुल है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम दूर जाते हैं किसी भी प्लेनेट से तो उसका ना जी डिक्रीज होता है, कैसे? स्क्वायर ऑफ रेडियस, बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। ये ऑब्जर्वेशन है, समझ में आ रही बात? लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि भाई मास, अर्थ का अगर हमें मास पता है और रेडियस पता है तो हम जी निकाल पाए, नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उस इक्वेशन को बनाने के लिए देयर इज समथिंग नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, देयर इज समथिंग नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस केस में वो ये है। अब हमें इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालना है, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब होता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, मान लो K इंटू डी, ये इक्वेशन है। लेकिन मुझे अभी K के बारे में नहीं पता। मैंने आपको कहा जी मेरा डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे सरकमफ्रेंस बता दो, तो क्या बता पाओगे?
नहीं, क्योंकि हमें k की वैल्यू नहीं पता है। तो k की वैल्यू कैसे आती है? एक्सपेरिमेंट करके आती है। k की वैल्यू ऐसे आएगी, k इज इक्वल टू c अपॉन डी, है ना, k इज इक्वल टू c अपॉन डी। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंटिस्ट लोग, क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, मान लो फीते से सर्कल, ये सर्कल बनाया, फीता लेके नापा, उसको नापा कि 22 मीटर का था, फिर डायामीटर नापा 7 मीटर का था, ये फिजिकल नापा एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर करके, इसको नापा 88 मीटर आया, इसको नापा 28 मीटर आया, इसको नापा 11 सेंटीमीटर आया, इसको नापा 3.5 आया। तो ऐसे खूब सारे नापे। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस, एक सरकमफ्रेंस में 11 बन रहा है, ठीक है, एक सरकमफ्रेंस में 22 बन रहा है, एक सरकमफ्रेंस में 88 बन रहा है। फिर यहाँ डाया देखा, इसमें जो डाया बन रहा था वो 3.5 बन रहा था, इसका जो डाया बन रहा था वो 7 बन रहा था, इसका जो डाया बन रहा था वो 28। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी? c बाई डी से। तो आपने k की वैल्यू निकाली, पहले k निकाला, c डाला 11, d डाला 3.5, फिर आपने फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपने डाला 22, उसमें आया 7, इसमें डाला 88, उसमें आया 28, ऐसे खूब सारे किए। जब ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके ये सारी वैल्यूज बराबर आ जाएं, खूब सारे एक्सपेरिमेंट करके, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने k की वैल्यू ढूंढ ली है। k की वैल्यू कैसे ढूंढी गई? एक्सपेरिमेंट कर करके। समझ में आ रही है बात? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 22/7। ये भी कटेगा 22/7 बनेगा, ये भी कटेगा 22/7 बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका नाम दिया गया पाई, इसका नाम दिया, क्या दिया गया? पाई। तो आपने c बाई डी की वैल्यू बोली गई, इसको पाई बोलते हैं। तो हमने बोला c की वैल्यू होगी पाई डी। d का मतलब होता है डायामीटर, डायामीटर को हमने कहा दो रेडियस में टूट जाएगा, तो डायामीटर की जगह अपन लिख सकते हैं 2r। तो फिर इन्होंने कहा 2 पाई को एक तरफ लिख देते हैं, r को एक तरफ लिख देते हैं। ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r। तो ये कहां से आया? ये एक्सपेरिमेंट करके आया। कैसे किए? ये किए। आ रही बात समझ में? ये इसका एप्लीकेशन है जीवन में। क्यों है ये? इसलिए है कि फॉर्मूले बनाए जाएं। कैसे? नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से। तो दुनिया में जो हो रहा है हम उसको देखते हैं, फिर साइंटिस्ट लोग उसको एनालाइज करके उसका एक रिलेशनशिप बनाते हैं। उस रिलेशनशिप बनाने के बाद उसको इक्वेशन बनाने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए खूब सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। जब वो खूब सारे एक्सपेरिमेंट करके जो जो वेरिएशन है, जो चेंज है, उसका जो जब फिक्स वैल्यू मिल जाती है तो उसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। जब वो फॉर्मूला बनाते हैं फिर उसको दूसरे साइंटिस्ट लोग चेक करते हैं, वेट करते हैं। उसके बाद वो फिर मान लिया जाता है कि ये बात सही है और फिर उसको किताबों में पढ़ाया जाता है। ये तरीका होता है। ये इसका हिस्ट्री है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हमें एग्जाम में हमें क्या आएगा और इससे हमारा क्या लेना देना, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक, देखो, अब यहां पे जैसे k निकाला हमने, तो जब k की वैल्यू क्या है? c अपॉन डी। अगर मैंने कोई इनपुट डाला C1 तो आउटपुट कुछ अलग आएगा, आएगा ना। जब मैंने C2 करा तो D2 की वैल्यू अलग आई। ध्यान रख रहे, समझ में आ रहा है? ये किया तो ये है, ये किया, लेकिन जो रेशियो है वो तो सेम ही आना चाहिए। इसका मतलब है C1/D1 की वैल्यू हमेशा C2/D2 की बराबर ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों? तभी तो k सेम आएगा। यहां पे मैं ऑल्टरनेटिव लगा सकता हूं, C1/C2 इज इक्वल टू D1/D2 कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको हमेशा किताबों में देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वो लिखा होगा व्हेन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B देन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये किसके लिए है? फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। इसके अंदर हमें k की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी। ध्यान से देखो, k की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी। ये इनपुट वैल्यू है। A1 डाला तो B1 आउटपुट आएगा, A2 डाला तो B2 आउटपुट आएगा, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। किसमें? फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसका मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि एग्जाम में कैसे आएगा और ये सारा कनेक्ट कैसे हो रहा है। मान लो मैंने कहा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B²। हमें क्या ऑब्जर्वेशन है? A इज डायरेक्टली, इफ, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये कोई व्हेन A इज इक्वल टू 2 B इज इक्वल टू 3। तो जब A की वैल्यू 4 होगी
या a की वैल्यू 5 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? a इज प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। जब a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 3 है, तो जब a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन है। अब इसको मैं दो तरीके से करके समझाता हूं। अब नॉर्मली आंसर तो तब आएगा जब फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, यही करना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद के निकलेगा। अब एग्जाम में बैठ के हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दे रखा है कि जब मैं a को 2 डालूंगा तो b की वैल्यू 3 आएगी। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, समझ में आ रहा है? जब मैं a डालूंगा, a की जगह क्या डालूंगा 2, तो b की वैल्यू क्या आएगी 3। तो लेकिन b की जगह 3 का समझ में आ रहा है, b की जगह 3 लिखना पड़ेगा, तो k की वैल्यू क्या बन गई, ये समझ में आ रहा है? ये हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करा। अब एग्जाम में जो एक्सपेरिमेंट है वो इसका रिजल्ट एग्जामिनर ने हमें दे दिया, तो के की वैल्यू निकल गई। जैसे ही के की वैल्यू निकली मेरा फॉर्मूला बन गया, a इज इक्वल टू 2/9 b स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। जैसे ये फॉर्मूला बना, अब ये क्वेश्चन है, a की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 2/9 b स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं, 45/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी होगी √45/2। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, जहां पे हमने क्या यूज किया, k की वैल्यू को डिराइव किया, फॉर्मूला बनाया और फिर सॉल्व किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ये k निकालना पड़ेगा। हालांकि हर केस में, ज्यादातर केस में निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू को डिराइव करना पड़ेगा, k की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में यहां तक? ठीक। अब बिना निकाले हम कैसे कर सकते हैं? अब हमें पता है, ये हमारा रिजल्ट ये है, मैंने कहा था ये दे रखा है फॉर डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। अब हमारे पास है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो हम इसको a1/a2 इज इक्वल टू b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर कर सकते हैं। b1/b2 तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या किया मैंने, a1/a2 इज इक्वल टू b1 स्क्वायर बाय b2 स्क्वायर। ठीक। अब इसमें a1 क्या है, मान लो 2, तो b1 क्या बनेगा 3 क्वेश्चन में। फिर जो निकालना है वो क्या है, a2 की वैल्यू है 5, तो b2 की वैल्यू क्या, यही सॉल्व करना है। a1 कितना है 2, a2 कितना है 5, ये b1 कितना है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 5 जा 45, तो b2 की वैल्यू बनेगी √45/2। तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, इसलिए हमारा आंसर आ गया। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ये। हाँ, ये गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंट वाला कांस्टेंट है। हाँ हाँ, बता बता, कोई नहीं, पूछ ले मेरे से, बोले बता दूंगा। 5वीं, ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ऐसे ही इनवर्स वेरिएशन होता है। जैसे a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने को सॉल्व करना है, तो मैं a इज इक्वल टू k इंटू 1/b, k/b हो जाएगा। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इंटू b से। अब मान लेते हैं मैंने एक कोई एक्सपेरिमेंट किया, a1 डाला, तो रिजल्ट क्या आ गया b1।
फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, A2 डाला तो रिजल्ट क्या आएगा, B2। लेकिन A2 B2 की वैल्यू K ही आनी चाहिए, हर एक्सपेरिमेंट में K तो सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब है चूंकि K सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए, यानी कि A1 B1 शुड बी इक्वल टू A2 B2। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, ये ध्यान रखना है। ये किसका है, फॉर इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, समझ में आ रहा है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। ठीक है, ये क्या है, मेरा इनवर्स वेरिएशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। K निकालना है या K नहीं, आइडियली K निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो कुछ कुछ जब बाद में जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा वहां K निकालना है, बट फिलहाल नहीं निकालना है। मान लेते हैं मैंने कहा A स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B क्यूब, मान लेते हैं, ठीक। अब जब A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम कैसे करेंगे, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं, B2 क्यूब इनवर्स, ये दिया हुआ है ना, तो B2 क्यूब अपॉन B1 क्यूब। यहां K निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। अब ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, तो ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू B2 क्यूब। B2 क्यूब हमने को सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय B1 क्यूब। B1 क्यूब कितना है, 3 का क्यूब। समझ में आ रहा है। अब जो भी आंसर आएगा 25 B2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 4, 108 है ना। तो B2 का क्यूब इज इक्वल टू 108 बटा 25, तो B2 की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 108 बटा 25, ये आंसर आएगा। अब यहाँ K निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये ध्यान रखना है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। अब B2 अपॉन B1 डज नॉट मीन B2 अपॉन B1 ही लिखना है, वो जो भी दिया है, स्क्वायर है, क्यूब है, जो भी अंडर रूट है, उस टाइप से हमें सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होएगा ये, ठीक। अब जैसे कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, ऐसे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब है डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड इनटू टाइम। इंसिडेंटली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 1 आती है, इसलिए हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। यानी जो कोई एक चीज इस पे एक चीज पे डिपेंडेंट है और वही चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है, तो वो जो चीज है वो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। यानी अगर मैं बोलूं A इज प्रोपोर्शनल टू B, मान लो when C is constant, and A is also proportional to C when B is constant, इसका मतलब है A is proportional to B into C। इस चीज को बोलते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। दोनों पे डिपेंडेंट है ना, इसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट वेरिएशन। बिल्कुल। अगर मैं बोलूं A is directly proportional to B when C is constant, A is inversely proportional to C when B is constant, then A is proportional to B into 1 by C, यानी कि A is proportional to B by C। ये भी ज्वाइंट वेरिएशन ही है, प्रोडक्ट में हो रहा है, बस वो इनवर्स हो रहा है उससे, ठीक है। ऐसे ये भी हो सकता था, A is inversely proportional to B when C is constant, A is inversely proportional to C when B is constant। तो इसका मतलब A is inversely proportional to 1 by B into 1 by C, यानी A is inversely proportional to 1 by B C। ये भी ज्वाइंट वेरिएशन, दोनों का प्रोडक्ट। बोलो यहां तक बन रही है बात, ज्वाइंट वेरिएशन। ऐसे ही एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं
पार्ट वेरिएशन। ठीक है, जैसे कोई चीज पार्टली कांस्टेंट हो सकती है और पार्टली किसी चीज पे डिपेंडेंट हो सकती है। कोई भी चीज पार्टली कांस्टेंट हो सकती है और पार्टली किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि मान लो द कॉस्ट ऑफ रनिंग दिस क्लास, मान लो मेरे को एक क्लास चलानी है, उसका जो खर्चा है वो पार्टली कांस्टेंट है और पार्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। कैसे? जो टोटल खर्चा है पार्टली कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट खर्चा क्या है? टीचर की पढ़ाई, सैलरी जो भी लगना है, जो रेंटल लगना है, जो इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, वो सब कांस्टेंट है। अब वो डिपेंडेंट नहीं है कितने बच्चे बैठे हैं, 10 बैठे हैं तो भी वही लगना है, 20 बैठे तो भी वही लगना है, 50 बैठे हैं तो भी वही लगना है। तो दैट इज पार्शियली कांस्टेंट। एंड पार्शियली किस पे डिपेंड करेगा? कितने बच्चे हैं। अब ज्यादा बच्चे हैं तो मेरे को ज्यादा मटेरियल मंगवाना है, उसकी कॉस्ट आएगी। हेड ऑफिस को ज्यादा टैक्सेस रॉयल्टी पे करनी है, हो जाएगा। गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस पे करने हैं, हो जाएगा। तो वो ये सारे खर्चे किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है इस चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो पार्शियली कांस्टेंट है एंड पार्शियली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, K1 क्या है? कांस्टेंट, फिक्स खर्चा है। K2 क्योंकि एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना डिपेंड करेगा ये अभी पता नहीं है। उसके लिए फिर वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि मैंने K2 लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो एक्स, हाँ नहीं, अच्छा मान लो एक खर्चा है, इस खर्चे को चलाने की कुछ फिक्स कॉस्ट है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी में फिक्स होती है और वेरिएबल होती है, दोनों को मिला के टोटल खर्चा होता है। फिक्स खर्चा है, उसका मतलब है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो लगना ही लगना है, चाहे एक बच्चा हो, चाहे 5 बच्चा हो, चाहे 0 बच्चा हो, ये तो देना ही पड़ेगा मुझे। इस केस में 0 होने का मतलब बंद ही हो गया, फिर तो कोई केस ही नहीं है, एक बच्चा तो मानना ही पड़ेगा। तो अगर एक भी बच्चा है तो उसको पढ़ाने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए, तो कॉस्ट फिक्स आ गई। ठीक, अगर 10 बच्चे होते तो भी वही लगना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 बच्चे होते तो भी वही लगना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिक्स कॉस्ट है K1 कांस्टेंट। प्लस अब K2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो खर्चा है वो कुछ हद तक डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। भाई ज्यादा बच्चे तो ज्यादा खर्चा, कम बच्चे तो कम खर्चा। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया। लेकिन ये क्या खर्चा सिर्फ बच्चों पे डिपेंडेंट है? नहीं, ये जो खर्चा है कुछ हद तक फिक्स्ड भी है। तो अब जो टोटल खर्चा है मेरा वो फिक्स हो गया, कुछ फिक्स है, पार्ट, इसको पार्ट बोलते हैं। कुछ टुकड़ा फिक्स हो गया और कुछ टुकड़ा किस पे डिपेंडेंट है? बच्चों पे। अब डिपेंडेंट है इसलिए मेरे को K2 लगाना पड़ा, क्योंकि इक्वेशन जब बनाऊंगा तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो पता है कि ज्यादा बच्चे ज्यादा खर्चा, कम बच्चे कम, लेकिन कितने बच्चे कितना खर्चा नहीं पता। उसको निकालने के लिए मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ताकि मैं इक्वेशन को बना सकूं। इस बात का ये मतलब है। इसके ऊपर कैट पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं करवाता हूं अभी। ये समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसको कैसे पढ़ोगे, मान लेते हैं A इज इक्वल टू K1B प्लस K2C, इसको कैसे पढ़ोगे? A कुछ भी है, A मतलब A इज, देखो A इज पार्शियली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन B एंड पार्शियली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन C, इसका ये मतलब है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? A इज पार्शियली, क्योंकि कुछ हद तक है ना, पूरा तो नहीं है ना, पार्शियली। कैसे डिपेंडेंट है B पे? डायरेक्टली। पार्शियली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन B एंड पार्शियली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन C। इसको ऐसे पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? A is partially directly dependent on B and partially directly dependent on C। अच्छा, इसको कैसे पढ़ोगे? A जो है पार्शियली
डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन बी एंड पार्शियली इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन सी। यानी जो ए जो भी है, खर्चा है जो भी है, वो कुछ बी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और सी बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका ये मतलब है। तो ए इज पार्शियली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन बी एंड पार्शियली इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन सी। अच्छा, इसको कैसे पढ़ोगे? पूरा सेंटेंस बोलो। ए इज पार्शियली एंड, समझ में आ रहा है? तो इसी, और तो कुछ बचेगा नहीं, यही बच रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इस पे आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2.15, मैं एक बार डिक्टेट करा देता हूं ताकि आप इसको कर सको। किताब वाला क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार डिक्टेट भी कर देता हूं। द एक्सपेंसेस per month of Rajiv's car are partly constant and partly vary with the number of kilometers he traveled in that month. When he travels 100 kilometers in a month, the total expenses comes to 3,200 rupees. If he travels 150 kilometers, it is 3,800 rupees. Find the total expenses if he travels 250 kilometers in a month. आज खांसी नहीं आ रही ना, तो बिल्कुल सही पकड़ रहा है। पिछली क्लास में वो गला खराब था तो कुछ तो भी टाइप कर रहा था। अब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? अब ये क्या कह रहा है? खर्चा किस किस चीजों पे डिपेंडेंट है? खर्चा अब जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ तो फिक्स्ड है और कुछ डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ किलोमीटर्स, यही बात है। अच्छा, अब टोटल खर्चा कितना? 3200, यानी ई की जगह मैं क्या लिख दूं? कुछ तो फिक्स है, हमें पता नहीं है, प्लस K2। कितनी ट्रेवलिंग पे आ रहा है ये? एन कितना है? 100। जब 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तब जाके खर्चा है ना। पहली इक्वेशन समझ में आ रही है? टोटल एक्सपेंडिचर इज पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ किलोमीटर्स, और नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितना है? 100। जब 100 है तब ये दिया हुआ है। उसके बाद कितना खर्चा लग रहा है उसका? 3800, जो कि पार्टली कांस्टेंट है और कितने किलोमीटर चलने पे लग रहा है? 150। क्वेश्चन तो पढ़ो। अब ये पूछ रहा है एक्सपेंडिचर अपने को निकालना है, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस K2 भी लगेगा। कितने पे निकालना है अपने को? 250। यानी अब अपने को ई चाहिए। क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें से? क्या क्या और चाहिए होगा ई निकालने के लिए? K1 और K2 चाहिए। अब ये दो इक्वेशन है, K1 K2 निकाल सकते हो? सॉल्व करो, निकालो। अपने आप इक्वेशन बनाओ, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और इक्वेशन बनाओ, फिर मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया।
ठीक है यश। बन रही है बात सभी की? ठीक है, तो मोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे एग्जाम क्वेश्चंस। अब एक बार देख लो पन्ने पलट के। हाँ मतलब ऐसी, इस केस में क्योंकि पार्टली फिक्स दे रखा है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं, लेकिन अगर दे देता वेरी वाला तो डिपेंड करता है जो लिखा हुआ है। इस केस में ये लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं यही यूज होगा। इस पर्टिकुलर केस में कह रहा है पार्टली कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट लिखना पड़ा, और पार्टली वेरी कर रहा है नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे। अब यहाँ लिखना चाहिए पार्टली डायरेक्टली वेरी कर रहा है, लेकिन ये भी लॉजिकल है कि भाई ज्यादा चलेगा तो ज्यादा खर्चा आएगा, इसलिए इसने लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना ज्यादा गाड़ी चलाओगे और कम खर्चा आए, इसलिए डायरेक्ट होएगा। ठीक है, एक बार आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दीज एग्जांपल्स एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। अगर है तो ठीक है, नहीं तो वी कैन wrap this up and this will take care of your this particular topic.